नेपाल में 2 दिनों से जारी हिंसा के पीछे 36 साल के सुदन गुरुंग अहम रोल माना जा रहा है। ओली को इस्तीफे के लिए मजबूर करने वाले युवा नेता ने नेपाल में आंदोलन की चिंगारी को हिंसा में बदल दिया। सोशल मीडिया से विद्रोह को हवा देने वाले गुरुंग नेपाल के नौजवानों के रोल मॉडल हैं। गुरुंग की जिद ने ओली सरकार को न केवल सोशल मीडिया पर बैन का फैसला वापस लेना पड़ा, बल्कि इस्तीफे की मार भी झेलनी पड़ी। नेपाल में बवाल का बारूद लगातार सुलग रहा था। इसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन क्या लगाया, इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी लगाने का काम किया, जिसे 36 साल के युवा लीडर सुदन गुरुंग ने बखूबी अंजाम दिया। सुदन गुरुंग ने खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बताया। गुरुंग का संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है। यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। गुरुंग पूरे आंदोलन को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। ओली से इस्तीफे की मांग की थी। नेपाली युवाओं की एक अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग की। नेपाल में हिंसक आंदोलन से सियासी भूचाल लाने वाले सुदन गुरुंग आगे क्या ऐलान करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। शहर शहर प्रदर्शन चल रहे हैं। पब्लिक नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। पड़ोसी देश में हो रहे हिंसक आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट पर है। नेपाल से आने वाले हर शख्स की गहन जांच पड़ताल हो रही है। हर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। एसएसबी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी विशेष चौकसी बरत रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगी हुई है। यही कारण है कि एसएसबी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की गहन तलाशी ली जा रही है। बहराइच और सिद्धार्थनगर में कल से ही एसएसबी के साथ यूपी पुलिस विशेष अभियान चला रही है। एक एक शख्स को चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पे जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एसएसबी, स्थानीय पुलिस या अन्य जो एजेंसियां हैं, वो नेपाल में इस वक्त जो उग्र प्रदर्शन चल रहा है, इसको देखते हुए पूरी तरह सतर्क हैं। सोमवार से ही नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। काठमांडू की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी हुई है। उग्र जेनजी शहर शहर बवाल काट रहे हैं। यही कारण है भारत और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है। अपने बयानों के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी मलेशिया जाकिर नाइक से मिलने गए थे। दरअसल राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसमें दावा किया गया कि राहुल गांधी मलेशिया गए थे, जिस पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिन पर बीजेपी ने दावा किया था राहुल गांधी मलेशिया घूमने गए थे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरों पर बवाल मचा हुआ ही था। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो पर बड़ा दावा कर दिया। दुर्भाग्य है, इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया, जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी है। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी की वायरल तस्वीरों पर घमासान मचा हुआ है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में महागठबंधन बाजी मारता दिख रहा है। कई दौर की बैठक और लगातार मंथन के बाद महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने आम सहमति बना ली है। हालांकि खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस पर सहयोगी दलों का प्रेशर काम कर गया और दोनों ही पार्टियां अब अपने कोटे से सहयोगी दलों की डिमांड पूरी करेंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो 15 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर मची खींचतान कहीं घमासान में न बदल जाए, इस शंका को खत्म करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने कोटे की सीटें सहयोगियों के साथ बांटने का फैसला किया। आरजेडी और कांग्रेस की सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा: 136 + 52 + 34 + 20, यानी महागठबंधन में आरजेडी पहले की तरह अगुवाई करते दिखेगी। आरजेडी को 135 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इन्हीं सीटों में करीब 10 से 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोजपा पारस गुट को दी जाएंगी, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीटें दी जा सकती हैं। इसके बाद 3 वामदलों को मिलाकर 34 सीटें दिए जाने की संभावना है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी को 18 से 20 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है। देखते हैं ये फॉर्मूला फाइनल होता है या फिर कोई पेंच फंसता है। बिहार चुनाव को लेकर भले ही दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा हो, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में मौजूद सहयोगी दल ज्यादा सीटों को लेकर प्रेशर बनाने में जरूर जुटे हुए हैं और इसे देखते हुए पशुपति पारस ने एनडीए के बिखर जाने की घोषणा तक कर डाली है। एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा।
ये हैं पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष। लोजपा पर चिराग पासवान को मालिकाना हक मिलने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ हैं। कभी इनके बड़े भाई और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को राजनीति का भविष्यवक्ता माना जाता था। वो जिस गठबंधन का हिस्सा बनते, सरकार उसकी ही बनती। शायद पारस खुद को रामविलास का असली वारिस समझते हैं, तभी तो उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की हालत को लेकर भविष्यवाणी की है। चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। खुद महागठबंधन में अपनी स्थिति का उन्हें पता नहीं है, कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के जरिए चर्चा में बने रहने वाला हुनर जरूर विरासत में मिल गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि मदरसे के मौलवी ने आर्थिक तंगी का फायदा हिंदू परिवार का धर्मांतरण करके करवाया। यही नहीं, नाबालिग हिंदू लड़के का नाम बदलवा कर मदरसे में दाखिला भी दिलाया। यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण करवाने के आरोप में मुजीबुर रहमान नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया है, जो कुशीनगर के एक मदरसे में प्रिंसिपल है, जिसे धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया गया है। आरोप है कि मदरसे के प्रिंसिपल ने आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर पहले नाबालिग लड़के और उसकी मां का धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद नाबालिग लड़के का नाम बदलवा कर मदरसे में एडमिशन करवाया। ये मामला तब सामने आया जब जेल से रिहा हुए लड़के के पिता गांव पहुंचे तो उनका परिवार घर में नहीं मिला, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। ऐसा ही मामला यूपी के नोएडा से सामने आया। वहां एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर आरोपी ने निकाह कर लिया। तमिलनाडु के चेन्नई से महिला को बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजा मियां उर्फ एहसान और उसकी मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर भड़क जाएगा, 24 घंटे पहले ये किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने यहां जमकर तांडव मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया। संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। पुलिस पर पथराव किया गया। मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। 10 तस्वीरों में देखिए कैसे बगावत पर उतरी नेपाल की भीड़ ने यहां हिंसा फैलाई। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से बवाल मचाया, उसकी कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के घर को फूंक दिया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ओली के घर में घुसे और वहां पर आग लगा दी। इसके बाद पूरा घर धुआं हो गया। जहां पर भी नजर गई वहां से आग की लपटें ही उठती दिखाई दी। इस आग को भड़काने के लिए वहां मौजूद लोगों ने घर के अंदर रखे फर्नीचर का इस्तेमाल किया। कुर्सियां और मेज को उठाकर जलती आग में फेंक दिया गया, जिससे आग और भड़क गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की। जिसके हाथ जो लगा वो उसे तोड़ता नजर आया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग से वहां सुप्रीम कोर्ट भी जल उठा। आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। पहले वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस आग की तपिश को काफी दूर से भी महसूस किया जा सकता था। वहीं आग की लपटों से उठता धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के इलाकों में काला धुआं छा गया। सुप्रीम कोर्ट से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया। बगावत पर उतरी भीड़ पहले संसद भवन के अंदर दाखिल हुई, जहां पहले जमकर उपद्रव किया गया। इसके बाद भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों के गुस्से की चिंगारी से आग इस कदर भड़की कि देखते देखते पूरे का पूरा संसद भवन आग की लपटों में कुछ ही पलों में घिर गया और इससे निकले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला किया। हिंसा पर उतारू भीड़ उनके निजी आवास में घुस गई और फिर राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के आवास पर पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद वहां पर आग लगा दी गई। काठमांडू में आगजनी की तस्वीरें शहर के कई हिस्सों से सामने आई। कहीं सड़कों पर गाड़ियां फूंक दी गई तो कहीं पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर की सड़कों से सामने आई आगजनी की तस्वीरों में हर तरफ आग की लपटें और उससे उठता धुएं का गुबार दिखाई दिया। नेपाल में विद्रोह के बीच हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जल्दी से देख लीजिए 10 कहानियां। कहीं आगजनी, कहीं गोलियां चली, कहीं पथराव और पूरे नेपाल में बहुत बड़ा बवाल। जो विवाद सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ था, उसने कल जो रूप लिया वो बड़े विद्रोह में तब्दील हो चुका है। वो विद्रोह जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। लाखों जैनजीन कल नेपाल की सड़कों पर उतरे।
और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। वो बवाल जो कि इतना बढ़ गया कि सीधा प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी भिड़ गए। जिसमें पुलिस को काबू करने के लिए पहले आंसू गैस चलानी पड़ी, फिर लाठीचार्ज की और फिर गोलियां भी चलानी पड़ी। इस बवाल का हश्र ये हुआ कि इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा घायल हो गए। कल जेनजी ने संसद में घुसने की कोशिश की, जमकर हिंसा हुई और उसके बाद काठमांडू में हालात संभालने के लिए सेना को मोर्चे पर लगाना पड़ा। नेपाल में ये हालात हुए जब 3 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया, लेकिन इस हिंसा के बाद कल ये बैन हटा भी दिया गया। भले ही नेपाल की ओली सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुक गई हो और सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने का फैसला कर दिया गया हो, लेकिन नेपाल अब भी सुलग रहा है। कल प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अब ओली के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारी अड़े हैं और अब ये आंदोलन सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल में फैल चुका है। सड़कों पर सेना उतर आई है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आज भी देखने को मिल रहा है। काठमांडू में बना संचार मंत्री के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और उनके घर को आग लगा दी गई। इसके अलावा हालातों को देखते हुए काठमांडू में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर में भी कर्फ्यू लगा है और हालात खराब हैं। सरकार ने हालातों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को शूट एंड साइड यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। नेपाल आज के दिन में नेपाल पुलिस में भी बहुत सारा क्रिमिनल्स है। इनका कोई प्री ऑर्गेनाइज कोई भी मैंडेट कुछ भी नहीं है। इसका जो करप्ट लीडर सब है ना, ये सब लीडर सब ने क्या ऐसा हालत कर दिया है देश का। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पैरासीटामोल के अभाव से यहाँ जनता मर रहा है, फिर भी ये लोग के कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए नेपाल का जो ये जेनजी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, सहन नहीं करता है। इसके साथ ही ओली के सहयोगी पूर्व पीएम प्रचंडा के घर भी पथराव किया गया है। ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच आज फिर लगातार भिड़ंत हो रही है। पीएम ओली के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई है। बीरता मोड़ शहर में यूएमएल पार्टी दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुसे और उस पर कब्जे की कोशिश की गई। पार्टी दफ्तर पर पहले तोड़फोड़ की गई, बोर्ड तोड़े गए और फिर आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस ने एक बार फिर गोलियां चलाई, जिसमें रोटाहाट पुलिस ने लोगों पर फायरिंग की। चंद्रानी गाहापुर में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और फिर एक बार ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। नेपाल में एक तरफ आज फिर प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं, तो वहीं नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। अलग अलग इलाकों में सेना के छोटे छोटे दस्ते तैनात किए गए हैं। खास तौर पर संसद भवन और मैतिघर मंडला के आसपास आर्मी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहनों के सामने आकर विरोध किया था, लेकिन आज सेना पेट्रोलिंग बढ़ा रही है। सेना पुलिस को सहायता दे रही है और कुल 400 से 500 सैनिक प्रमुख स्थानों पर हैं। नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा ध्यान काठमांडू पर दिया जा रहा है, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं। वे बैरिकेड्स, बार्ब वायर और आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों पर हालात ऐसे हैं कि मानो जंग हो रही है। जगह जगह आगजनी है और अलग अलग जगह प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प देखने को मिल रही है। नेपाल में जो बवाल सोशल मीडिया के बैन से शुरू हुआ, क्या वो तख्तापलट में तब्दील हो जाएगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रदर्शन अब सिर्फ जेनजी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं और अब प्रदर्शनकारी सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं और वो मांग है पीएम ओली का इस्तीफा। नेपाल में इसी हैशटैग के साथ लगातार ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें AKP को हमारे देश से निकालना चाहे और हम जैसा स्टूडेंट को ना, ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। वहां नेपाली कांग्रेस ने भी ओली के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ओली इसके बीच देश छोड़ सकते हैं।
जहां एक तरफ ओली के इस्तीफे की बात हो रही है तो वहीं उनकी सरकार के 2 मंत्री पहले ही इस हिंसा के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। पहले गृह मंत्री ने पद छोड़ा और अब नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। नेपाल में जो बवाल हो रहा है आखिर ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे एक सोशल मीडिया कैंपेन का नाम सामने आ रहा है। दरअसल हफ्ते पहले एक कैंपेन है नैपो किड नाम से नेपाल में शुरू हुआ था, जिसमें राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के बच्चों के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही नेपाल में माहौल सुलगने लगा। नेपाल में माना जा रहा है कि इसी कैंपेन की वजह से ही सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और सोशल मीडिया पर बैन लगते ही जेनजी नेपाल पेज एक्टिव हुआ और उसने कैंपेन को बड़ी रैली में तब्दील कर दिया, जिसका ऐलान 8 सितंबर को किया गया था। इसी रैली में ही जमकर हिंसा हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर #हत्यारा सरकार और #रिजाइन पोली ट्रेंड्स चलने लगे। नेपाल में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि लोगों के लिए सोशल मीडिया की आजादी क्या मायने हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जब जेनजी का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर फूटा तो सरकार पूरी तरह हिल गई। लेकिन इसके पीछे अब एक रैपर का नाम भी सामने हो रहा है, वो जिसे इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब GNZ उनको PM बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बालन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। और अब उनका नाम इसमें सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुलेआम इस प्रदर्शन का समर्थन किया है और साथ ही वो GNZ में काफी पॉपुलर भी हैं। यही वजह है कि उनका काफी इन्फ्लुएंस इसमें माना जा रहा है। नेपाल में जो हो रहा है वो क्या वाकई सोशल मीडिया को लेकर है या इसके पीछे कोई और मकसद है, ये बड़े सवाल अब खड़े हुए हैं। नेपाल में हुए विद्रोह को लेकर अलग अलग थ्योरी अब सामने आ रही है। इस थ्योरी में अमेरिका और चीन का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। विद्रोह की थ्योरी नंबर 1 के मुताबिक ये पूरी हिंसा अमेरिका की सोची समझी साजिश है, क्योंकि अमेरिका चीन समर्थक ओली सरकार को नेपाल से हटाना चाहता है। इसका सबूत इस बात से भी मिला कि कई ऑनलाइन कैंपेन में भी अमेरिकी फंडिंग देखने को मिली। हिंसा की वजह की दूसरी थ्योरी में सवाल चीन पर उठाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि ये हिंसा चीन ने कराई, जिससे कि उसके प्रभाव वाले नेपाल में अमेरिकी कंपनियां बंद की जा सके, क्योंकि चीन जानता है कि जितनी अशांति होगी चीन पर नेपाल की निर्भरता उतनी बढ़ेगी। इसके अलावा इस हिंसा के पीछे आतंरिक राजनीति को भी बताया जा रहा है। शाही समर्थक भी शामिल है और इसे ओली सरकार को गिराने की साजिश कहा जा रहा है। जहां एक तरफ ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है तो वहीं इसके बीच नेपाल के PM ने बयान जारी किया है और इस पूरी हिंसा के पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। ओली ने बयान जारी किया और कहा, मैं घटना से गहराई से दुखी हूं। मुझे विश्वास था कि बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखेंगे। इस हिंसा में स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की। हमारा मकसद सोशल मीडिया उपयोग को रोकना नहीं था, बल्कि अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना था। नेपाल में हुए बवाल के बाद अभी भी काठमांडू और उसके आसपास खास सतर्कता बरती जा रही है। बवाल में प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेपाल में बवाल के बाद भारत की ओर से बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्सौल से सटे बीरगंज बॉर्डर पर रात 9 बजे से सील किया गया है। नेपाल का ये शंकराचार्य चौक है और ये बीरगंज कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ जो आदेश है कर्फ्यू में कि इस जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग के आगे कोई नहीं जा सकता है और इसके पीछे सबको रुकना। मैं आपको भीड़ भी दिखाता हूँ, यह देख लीजिए, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। यहाँ 5 बजे से आए हुए हैं। अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि नेपाल का नागरिकता दोगे तो जाने देंगे, इंडियन होगे तो नहीं जाने देंगे। यही नहीं, इजाज़त नहीं है। नेपाल सरकार ने बॉर्डर से भारतीयों के प्रवेश कर्फ्यू के दौरान बंद कर दिया है और सिर्फ नेपाल की तरफ से लोग पैदल इंडिया आ सकते हैं। नेपाल के काठमांडू में सख्त कर्फ्यू लगाया गया है और छात्र नेताओं की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।